Hello everyone. How are you all? Fine, ma'am. Fine. Good. So yesterday we had completed the types of partnership. Fine everyone. So Yes, ma'am. सबको clear है? Yes, ma'am. Our today's topic is partnership deed. Any idea what is partnership deed? Ma'am, the partner में जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सब. Exactly. There is an agreement between the partners. और वो जो agreement है, it is known as partnership deed. So we can understand a partnership is a voluntary association of people who come together to achieving common objectives. यानी कि जो उनका गोल है, सबका एक ही गोल है. And what is the goal? To run a business. उसको करने के लिए ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि कुछ भी फोर्सेबल नहीं है. जो लोग अपनी इच्छा से पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप, राइट? In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, conditions and all aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. पार्टनर्स में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आगे जाकर के न हो, इसके लिए क्या किया जाता है, एक अग्रीमेंट जो होता है वो बना लिया जाता है, जिसकी मदद से फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरीके की जो ट्रबल्स है वो हमें फेस नहीं करनी पड़ती है. फाइन. तो उसमें आप ऑलरेडी क्या करते हैं, सब कुछ मेंशन कर देते हैं. वी विल सी द लिस्ट हाउ मेनी आइटम्स हम इसमें कितने जो पॉइंट्स हैं जिनको कि हम इसमें लेते हैं. सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटन. आगे भविष्य में जाकर के किसी भी तरीके की डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट जो है वो बना लेते हैं, जिससे कि पार्टनरशिप जो है वो स्मूथली रन करती रहे. इट मे बी इन राइटिंग और ओरल. तो इसको ओरल भी कर सकते हैं और राइटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से सजेस्ट किया जाता है कि अगर ये राइटिंग में होता है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिससे कि फर्दर किसी भी तरीके के डिस्प्यूट जो है वो नहीं आते हैं. फाइन. Yes, ma'am. It is essential to have a written agreement. It is advisable to have a written agreement as it continues an evidence of the conditions agreed upon. The written agreement which specifies the term and condition that govern the partnership is called the partnership deed. So here is the definition. यहाँ पर partnership deed जो है उसको define किया हुआ है. The written agreement which specifies the term and condition that governs the partnership is called partnership deed. जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें क्या कर दी जाती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सब इसमें स्पेसिफाई कर दी जाती हैं. यू कैन सी हियर नेम ऑफ फर्म का जो नेम है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस. अगर ये ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा कि अगर मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो क्या होगा, आपको आ जाएगा कि ये केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है. और अगर ये लॉन्ग टर्म की है तो ये क्या होगी, पार्टनरशिप एट विल होगी, जिसमें कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे तब तक ये पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू करेगी. फाइन. देन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर्स जो है उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इसमें आ जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आ जाएंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, सैलरीज एंड विथड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स. सैलरीज जो है, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी भी उसमें मेंशन की जाएगी कि उसको हर महीने कितनी सैलरी दी जाएगी. अगर वो कुछ भी अमाउंट जो है वो बिजनेस से ड्रॉ करते हैं, अगर बिजनेस से निकालते हैं, फर्म से जब वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर उसको लिखा जाएगा कि उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे. टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई भी पार्टनर जो अगर वो एंट्री ले रहा है या फिर वो एग्जिट कर रहा है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो है ही, उसके साथ साथ ड्राइंग यानी कि जो भी मनी आप उसमें से अपनी फर्म में से विथड्रॉ कर रहे हैं उन ड्राइंग्स के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, दैट वुड बी ऑलवेज देयर.
प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। अगर किसी भी तरीके के डिस्प्यूट है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपको अकाउंट्स जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं अपने, वो भी सारी चीजें जो है वो इसमें लिखी जाएंगी, और किस तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन होगा वो भी इसमें लिखा जाएगा, राइट। देन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the registers of firms kept with the registrar of firms. It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के जब आप इसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, इसको रजिस्टर करा देते हैं फर्म को, तो ये एक तरीके से पक्का हो जाता है कि इस तरीके की पार्टनरशिप जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में करी जा रही है। तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कंफर्म हो जाती है। फाइन। It is optional for a partnership firm to get registered. In case a firm does not get registered, it is deprived of many benefits. अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हम बहुत से फायदे जो है उनसे हमारा उनका नुकसान हो जाता है हमें। द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आर एज फॉलोज। क्या क्या नुकसान आपको हो जाते हैं कि ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ और अदर पार्टनर्स। अगर किसी भी तरीके का आगे जाकर के कोई डिस्प्यूट होता है और अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी पार्टनर जो है वो अपनी फर्म के ऊपर किसी भी तरीके का केस जो है वो फाइल नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पर आपको लॉस हो जाता है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। सेम विद द फर्म। फर्म के संग में अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाता है, कोई पार्टनर अगर इस तरीके से कर रहा है या फिर थर्ड पर्सन जो है अगर वो कोई फ्रॉड कर देता है, तो यहाँ पर फर्म जो है वो भी केस नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म जो है वो कैसी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। सो इन दैट केस आप यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते हैं। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स एंड सेम विद द पार्टनर्स कि फर्म जो है वो पार्टनर्स के ऊपर भी केस नहीं कर पाएगी। सपोज दे आर 3 और 5 पार्टनर्स, और अगर उनमें से कोई भी पार्टनर जो है वो किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है या फिर इस तरीके की चीटिंग करता है, तो वहां पर हम उसको केस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या एडवाइस किया जाता है कि आप जो पार्टनरशिप है अपनी उसको रजिस्टर करवाइए। In view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered, right? According to the India Partnership Act 1932, right? 1932 Act है partnership का। Partners may get the firm registered with the registrar of firms of the state in which the firm is situated. जिस जगह पे आपने फर्म शुरू करी है, जिस स्टेट में जिस जगह पे आप हैं, वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं फर्म को। द फर्म रजिस्ट्रेशन कैन बी एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। अगर ऐसा होता है कि आपने जब फॉर्मेशन किया है फर्म का और उस समय अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवा पाते हैं, सो डजंट मैटर। अगर फर्म रन कर रही है तो ड्यूरिंग रनिंग पीरियड भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. The procedure for getting a firm registered is as follows. Submission of application in the prescribed form of the registrar of firm. रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स जो है वहां पर आप अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कर दीजिए। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। और जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसमें, कि आपको अपना नेम ऑफ द फर्म लिखना है, देन आपको लोकेशन लिखनी है, देन नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज और बिजनेस ऑन बिजनेस। जहां पर भी जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग और आपने यहाँ पर जयपुर में अपना बिजनेस जो है वो ओपन किया है, तो अगर इसकी एक ब्रांच जो है वो अगर अजमेर में भी है तो ये सारी चीजें भी आपको उसमें लिखनी होती है कि हमारी एक ब्रांच जो है वो अजमेर में भी है या फिर पाली में है या बीकानेर, चूरू, समवेयर, या किसी और दूसरे स्टेट में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका, तो यू हैव टू राइट इट। देन द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म।
आपको लिखना है कि कौन सी डेट पर ये फॉर्मेशन हुआ है, कब कब इसको ज्वाइन किया है पार्टनर्स ने, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन है उसको भी मेंशन करना होगा। अगेन जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो आप लिखिए कि ये कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए है, और अगर उनकी विल पे है कि कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी तो यू विल राइट हियर कि इट इज ऑन विल। फाइन, दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जो इसका सेकंड स्टेप आता है, आपने क्या किया, ये फॉर्म जो है ये फिल कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया आपने, और उसमें ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो आपने इंक्लूड कर लिए, ये उसमें लिखे हुए हैं, आपने इनको फिल कर दिया। उसके बाद में आता है आपने क्या किया, डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म जो है वहां पे आपने इसका रिक्वायर्ड फी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा दिया। ये जो सारे पार्टनर्स हैं इनकी सबकी सिग्नेचर भी यहाँ पर होंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है आपका, द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपको क्या मिल गया है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जिसे कि आप फ्रेम करवा करके अपने बिजनेस जो आपका भी ऑफिस है वहां पर आप उसको रख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये आपको क्लियर हो जाती हैं कि किस तरीके से कोई ये जो आपको इसके कंसिक्वेंसेस थे इनसे आपको एडवांटेज मिल जाता है जब आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, राइट। आप किसी तीसरे बंदे के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो, आप किसी पार्टनर के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो, और कोई पार्टनर जो है वो भी फर्म के ऊपर केस कर सकता है। इस तरीके के कंसिक्वेंसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको फेस नहीं करने होते हैं, राइट। सो दिस मच इज डन। फिर आता है आपका कि कोऑपरेटिव, तो यहाँ पर आपने ये पढ़ लिया कि हमने किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का वो करा लिया, पार्टनरशिप डीड जो है वो हमने कर ली। फाइन, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एनी क्वेश्चन? हाँ मैम। ओके, अब एक और आपका टॉपिक आता है, दैट इज माइनर एज अ पार्टनर। हु इज अ माइनर? हु इज अ माइनर विच इज नॉट एन एडल्ट, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, ही इज नोन एज अ माइनर। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है, अब यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे हम कि अगर माइनर है तो उसको एज अ पार्टनर हम किस तरीके से देखते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट। पार्टनरशिप आपकी क्या है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए, किसमें, बिजनेस कैरिड बाय देम, जो बिजनेस वो कैरी कर रहे हैं, जिस बिजनेस को वो रन कर रहे हैं उसके प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए जो भी अग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में इज नोन एज पार्टनरशिप, राइट। अब इसमें एक कंडीशन क्या आती है, as such a minor in component to enter into a valid contract with others, he cannot become a partner in any firm। एक जो माइनर है वो इस तरीके से यहाँ पर उस फर्म का पार्टनर जो है वो नहीं बन सकता है। However, a minor can be admitted to the benefits of a partnership firm with the mutual consent of all other partners। जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से उसको प्रॉफिट या फिर जो बिजनेस है उसमें पार्टनरशिप दी जा सकती है। इज देयर एनी ट्रबल? राइट, इन सच केसेस अब क्या हो रहा है कि अगर ये म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया जा सकता है, म्यूचुअल कंसेंट की पार्टनर्स जो है उनकी म्यूचुअल कंसेंट से एक माइनर जो है उसको एज अ पार्टनर कंसीडर किया जा सकता है। इन सच केसेस, इस तरीके के केसेस अगर आते हैं, his liability will be limited to the extent of the capital contributed by him and in the firm।
इसमें उसकी जो लाइबिलिटी है वो केवल इतनी है जो भी उसने अपनी वो लगाया। आपने देखा है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, लेकिन अगर एक माइनर जो है अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर हम उसको इस फॉर्म में एंट्री देते हैं, उसको एज ए पार्टनर कंसीडर करते हैं, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, उसकी अनलिमिटेड नहीं होंगी। He will not be eligible to take any active part in the management of the firm। और यहाँ पर ये भी श्योर किया जाता है कि वो किसी भी तरीके का मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, राइट। उसकी किसी भी तरीके की दखलंदाजी जो है वो मैनेजमेंट में नहीं होगी। Thus, a minor can share only the profit and cannot be asked to bear the losses। और इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपका जो माइनर है जिसको आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एज अ पार्टनर कंसीडर कर रहे हैं, उसको केवल प्रॉफिट जो है उसमें शेयरिंग दी जाएगी, उसको लॉसेस में कहीं भी शेयरिंग जो है वो नहीं दी जाएगी। उसकी जो लायबिलिटी होगी वो भी सिर्फ उतनी ही होगी जितनी की कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है। फाइन एवरीवन? Yes. Okay. Yes, ma'am. However, he can, if he wishes, inspect the accounts of the firm। The status of a minor changes when he attains maturity। अब क्या हो रहा है कि अगर वो किसी भी तरीके से आपके फर्म के जो अकाउंट्स हैं अगर वो उनको चेक करना चाहता है, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि उसको कोई इंस्पेक्शन करना है उनका अकाउंट्स का, तो वो कर सकता है। अब एक नई सिचुएशन यहाँ पर किस तरीके से आती है। However, he can, if he wishes, inspect the accounts of the firm। The status of a minor changes when he attains majority। In fact, on attaining majority, the minor has to decide whether he would like to become a partner in the firm। अगर उसे majority मिल जाती है तो वो ये decide करता है कि उसे partner बनना है या नहीं बनना है firm का। He has to give a public notice of his decision within 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। जब उसे मेजोरिटी मिल जाती है तो उसे विद इन 6 मंथ उसे क्या देना होता है, एक पब्लिक नोटिस जो है वो देना होता है कि एज ही इज अ माइनर, लेकिन उसको मेजोरिटी है तो वो एक एज ए कंप्लीट पार्टनर वो इसमें फर्म में एंट्री ले रहा है। इस चीज के लिए उसको क्या देना होता है, उसको एक पब्लिशिंग करनी होती है, उसको एक नोटिस पब्लिश करना होता है। इफ ही फेल्स टू डू सो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, he will be treated as a full-fledged partner and will become liable to the debts of the firm to an unlimited extent in the same way as other active partners। और अगर वो ये लेने से ये पब्लिशिंग करता है, ये एक नोट जो है वो पब्लिश किया जाता है 6 मंथ में, अगर उसे मेजॉरिटी जो है वो नहीं गेन होती है तो उसको किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, एज ए फुल फ्लेज पार्टनर जो है वो कंसीडर किया जाता है। फुल फ्लेज पार्टनर का मीनिंग ये हो गया यहाँ पर कि अभी तक वो केवल प्रॉफिट जो थे उनमें शेयर ले रहा था, अब उसकी लायबिलिटी जो है वो भी अनलिमिटेड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर, जैसे दूसरे एक्टिव पार्टनर्स हैं उन्हीं की तरीके से इसकी सारी जिम्मेदारी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर माइनर एज अ पार्टनर, कि अगर कोई माइनर है अगर वो पार्टनरशिप में आता है तो वो केवल जितनी कैपिटल उसने, वो पहली चीज तो ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो फर्म में एंट्री ले सकता है, उसको एज ए पार्टनर कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो जितनी कैपिटल लगा रहा है केवल उसी हद तक वो अपनी लाइबिलिटीज जो है उनको कैरी कर रहा है, अपनी पर्सनल एसेट्स पे जाकर के उसको लाइबिलिटीज कैरी नहीं करनी है, यानी कि उसकी लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं। अब वो चाहे तो अपनी इच्छा से फर्म के अकाउंट्स जो है उनको चेक कर सकता है, उसके लिए उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उसे अकाउंट्स चेक करने हैं तो ही और शी कैन डू। अगर उसे पार्टनरशिप चाहिए तो उसे क्या करना होता है, उसे मेजॉरिटी जो है वो अटेन करनी होती है, मेजॉरिटी में उसे आना होता है। उसके लिए उसे 6 महीने एक पब्लिक नोटिस देना होता है, और वो पब्लिक नोटिस पे अगर 6 मंथ तक इस तरीके से मेजॉरिटी नहीं ले पाता तो उसे एज यूजुअल एक पार्टनर की तरह कंसीडर किया जाता है जैसे अदर पार्टनर्स हैं। अदर पार्टनर्स का मीनिंग ये हो गया कि अब उसकी जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिट के साथ साथ उसको जो लॉसेस हैं उनको भी बेयर करना होता है, राइट। फाइन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स वॉज अ पार्टनरशिप फर्म अर्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप अकाउंटेंसी फर्म हैज बीन क्रिएटेड इन 1998 बाय द मर्जर ऑफ टू कंपनीज। दो कंपनी जो है उनको मर्ज करके बनाया गया है, प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर्स एंड लेब्रैंड। कूपर्स एंड लेब्रैंड एंड प्राइस वाटर हाउस करके ये जो कंपनी है ये पार्टनरशिप में आ गई है। दोनों कंपनी जो है उनको एक साथ कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। Each with historical roots going back some 150 years of the 19th century Great Britain. In 1850, Samuel Lovell Price set up his accounting business in London. In 1865, he was joined in partnership by William H. William H के साथ में इन्होंने partnership कर ली, Holland and Edwin Waterhouse. As the firm grew, qualified members of its professional staff were admitted to the पार्टनरशिप। ये दोनों जो फर्म्स हैं ये अलग अलग थी। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, दोनों फर्म्स के जो पार्टनर जो ओनर्स थे उन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली, दोनों पार्टनरशिप में आ गए। फाइन, कंपनी का नाम हो गया आपका प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। फाइन, एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे फर्म ग्रो करने लगी उन्होंने क्या किया, अपने जो क्वालिफाइड मेंबर्स थे, जो प्रोफेशनल उनका स्टाफ था, एज ए पार्टनर उन्होंने उनको ज्वाइन करा दिया। बाय द लेट 1800s, प्राइस वाटरहाउस हैड गेन सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन एज एन अकाउंटिंग फर्म। और उसके बाद में 1800 के बाद में तो ये फर्म जो है उसने बहुत ग्रो किया और वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में उसका रिकॉग्निशन जो था वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में होने लगा। और अकाउंटिंग वो किस में डील कर रहे थे, क्या वर्क था उनका, वो एक अकाउंटिंग फर्म थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो दो इंडिविजुअल फर्म्स थी उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन जाकर के पार्टनरशिप कर ली, दो फर्म्स को मिलाकर के एक फर्म के में कंसिस्ट कर लिया गया। और जो उसके मेंबर्स थे, यानी कि जो भी उनका जो स्टाफ था, जितना भी क्वालिफाइड स्टाफ था, उन सभी को उन्होंने एज क्या कंसीडर किया, एज अ पार्टनर जो था उनको कंसीडर किया। इस तरीके से ये कंपनी जो थी वो एक इसका रिकॉग्निशन हो गया एज अ पार्टनरशिप फर्म और वो एक अकाउंटिंग फर्म थी। राइट, सो इज देयर एनी ट्रबल? यहाँ तक जो हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन तक पढ़ लिया, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। Okay. No. Okay. So tomorrow we will read which topic? What is next formation of business? Yes, ma'am. What it is? What's the topic for tomorrow? Cooperative society. We had done it. मैम पार्टनरशिप भी तो हो गया था, तो फिर बीच में बेटा दिस इज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, तो हमने रिकॉर्डिंग के लिए ये कर लिया है। ये वाली क्लास जो हम आपकी लाइव इस तरीके से नहीं हो पाई थी तो ये कंप्लीट कर लिया है हमने, जॉइंट इंडो फैमिली कंप्लीट कर लिया है और आज ये पार्टनरशिप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम आस्किंग joint stock company. Joint stock company. So what is your work to do? Everybody will read it thoroughly. Once you have to read your NCERT book, तो आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। यू विल हैव द मैटर, तो जैसे जैसे मैम एक्सप्लेन करते जाएंगे यू विल गेट इट्स एडवांटेज। फाइन, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी, तो बस सो मैम यस मैम कल कौन सी बुक्स लेकर आनी है? नोटबुक। हाँ, ब्रिंग योर ये क्या है आपकी यूटीज के जितने भी नोटबुक्स हैं, यू ब्रिंग इट।